मैग्नेटिज्म और उसका सब टॉपिक चल रहा है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किस किस तरह से मोशन कर सकता है वो सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। क्या वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा है, क्या वो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, या फिर वो चार्ज पार्टिकल किसी एंगल थीटा पे मोशन कर रहा है। हम बारी बारी से तीनों स्टेप पढ़ेंगे, कब सर्कुलर मोशन करेगा, कब हेलिकल मोशन करेगा, कब स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉपी खोलिए और हेडिंग लगाइए मैग्नेटिज्म, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो इस कमरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी या 6, 7, 8, 10 जितने भी टेस्ला है वो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर होता है, तो उसकी कोई डायरेक्शन होती है। चार्ज होता है, उसके पास वेलोसिटी वेक्टर होता है, वो भी वेक्टर होता है, तो उसके पास भी अपनी डायरेक्शन होती है। अब ये दोनों डायरेक्शनें पैरेलल होती है या परपेंडिकुलर होती है या किसी एंगल थीटा पे होती है। इस तरह से मोशन को क्लासिफाइड किया जाता है कि किस किस तरह से मोशन कर सकता है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में। सबसे पहली हेडिंग डालो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बेटा, जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। जब वेलोसिटी वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मान लो मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, इस तरह से जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर हो गया ये। और जो चार्ज पार्टिकल है उसका भी जो मोशन है वो भी लेफ्ट टू राइट है, तो दोनों आपस में कैसे हुए, पैरेलल। पैरेलल मोशन बोलते हैं बेटा इसको। व्हेन, क्या हेडिंग डालोगे, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर पैरेलल। सर ये कैसे होता है, मान लो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो ये बनाया मैंने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से कुछ बनाया मैंने मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट। एंड देयर इज चार्ज पार्टिकल mass m, charge q and velocity v are also present there, and the velocity vector of charge particle is also in the direction of left to right. This is the velocity vector of charge particle, and these lines are magnetic field lines which represent direction of the magnetic field. Arrow represent the direction of magnetic field which are from left to right, and the velocity vector has also the velocity in the direction which is same direction with the magnetic field. So magnetic field lines and velocity vector of charged particle are parallel to each other. So the angle between magnetic field B and velocity vector of the charged particle is 0, because both of them are parallel to each other. We also know that force is equal to the formula of force. The formula of force on a charged particle in a uniform magnetic field is equal to vector F is equal to charge Q V cross B. This is cross product, बच्चों. Force is a vector quantity. This is the force which the charged particle feels when it enters in the uniform magnetic field. When a charged particle enters in the uniform magnetic field and charged particle have some velocity v, then the charged particle experience a force on it, and this force is known as magnetic force, and the value of magnetic force is F is equal to Q V cross B. This is cross product. We all know that A cross B is equal to a b sin theta.
एंड ए डॉट बी बच्चों, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos of theta. So in the formula of force there are cross product, and we can also write that F is equal to Q V B sin theta. Here theta is the angle between magnetic field vector and the velocity vector of charged particle. Here is the angle between velocity vector and charged particle is 0. So here F is equal to Q V B sin 0, because both of them are parallel. Magnetic field and velocity vector both are parallel. So angle theta is equal to 0. So sin 0 is equal to 0. So net force F net on the charged particle due to uniform magnetic field is 0. The best line of this derivation is that if, listen carefully, if a charged particle enters with velocity v in a uniform magnetic field and the direction of magnetic field and the direction of velocity vector of charged particle are parallel to each other, then the net force on the charged particle is 0. There is no force experienced by this charged particle if both of them are parallel. So net force is equal to 0. Net force is equal to 0 due to magnetic field. So we can assume that before enters in the magnetic field it has a constant velocity v and motion is straight line motion. After enters in the uniform magnetic field it will continue its straight line motion. It will continue its straight line motion because it experiences zero force due to magnetic field. Because it experiences zero force due to magnetic field. So there is no change in the velocity vector, no change in its path. It will continue its path. It will never change its path, and it will remain on its own path, which is straight line motion. Because when both of them are parallel, net force is equal to 0. And due to net force 0, there is no change. We know that force has two quantities. One is magnitude, which is we call speed, and second one is direction. If force is changed, अगर force change होता है, if force is changed, then either magnitude will change, either direction is changed, or both magnitude and direction will change. But here F net is equal to 0. So magnitude is also 0 and direction is also 0. So no change in the speed and no change in the direction. So it will remains in open path with straight line motion. This is first example of motion of a charged particle in uniform magnetic field. Let's we take second example. Second example is when the velocity vector and magnetic field lines are perpendicular to each other. Listen carefully. When vector v of charged particle and vector b, the direction of magnetic field lines are perpendicular to each other. So here theta will be 90, and due to theta 90, sin 90 is equal to 1, and as net force QVB is applicable. It is the best example. We can write that. So note it down. Heading लगाओ second. Second one is when magnetic field lines and velocity vector of charged particle are perpendicular to each other. It means if in this room magnetic field lines are from left to right, magnetic field lines are from left to right in this direction, and velocity vector from bottom to height of the charged particle enter from downward side and move to upward. Velocity vector और magnetic field lines एक दूसरे के perpendicular हैं. So when magnetic field lines B and velocity vector of charge
are perpendicular. Let's draw the diagram. Suppose these lines represent the uniform magnetic field. These lines are uniform magnetic field from left to right, just same like the previous example. These are the magnetic field lines, and we can note that here the magnetic field lines and the direction of motion of charged particles are perpendicular. So a charged particle, charge q, mass m and velocity v are coming from downward direction. These are the angle 90 degree, which means velocity vector v and magnetic field lines b are perpendicular to each other. We can redraw this example just like the magnetic field lines are inwards to the whiteboard, and these crosses are the direction of magnetic field in this direction, perpendicular to the plane of the whiteboard and go straight inwards to the whiteboard, and a charged particle q, mass m, velocity vector v has a motion in the towards the right direction. This is the velocity vector v, and the magnetic field vector v is inwards. So angle between magnetic field and velocity vector is perpendicular. अब मेरी बात सुनिए, ये जा रहा है बेटा पैरेलल टू द ब्लैक बोर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ. दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. ठीक है सर, ये समझ में आ गया. अब एक बात बताओ सर, हम ये जो F जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है सर Q V क्रॉस B, और जो डायरेक्शन आती है सर इसकी, वो डायरेक्शन आती है बेटा राइट हैंड थंब रूल से. अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है सर? ये राइट हैंड थंब रूल होता है, अपनी जो अंगुलियां हैं बेटा उनको लीजिए आप V की डायरेक्शन में. किसकी डायरेक्शन में? द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में. ये है बेटा V की डायरेक्शन, तो अपनी अंगुलियों को रखो V की डायरेक्शन में, और जो अंगुलियां आगे से जो कर्व हो रही है वो कर्व करो आप मैग्नेटिक फील्ड V की डायरेक्शन में. तो सर ये मेरा चार्ज पार्टिकल था जो मोशन कर रहा था V से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ, तो अंगुलियां मुड़ेगी किधर सर? अंदर की तरफ. ये चार्ज पार्टिकल V और मुड़ी की तरफ अंगुलियां अंदर की तरफ. तो जो मेरा राइट हैंड का जो थंब होगा ना बेटा, वो डायरेक्शन देगा किसकी? फोर्स की, इस फोर्स की. V क्रॉस B, V क्रॉस B, अंदर की साइड है ना बेटा V, V क्रॉस B, V क्रॉस B. तो थंब जो है वो कहाँ आया सर? अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स. मतलब जो फोर्स लग रहा है उस एक चार्ज पार्टिकल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी डायरेक्शन आई अपवर्ड्स. बहुत काम की चीज है बेटा. ये वो फोर्स है जो एक चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. ठीक है सर, ये समझ में आ गया. इस पार्टिकल को जाना था आगे की तरफ, लेकिन फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो इसने थोड़ा सा सर्कल बना दिया. मैंने यहां जाके इसको नोट किया, यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर है एकदम ऊपर की तरफ, और इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? ये वेलोसिटी वेक्टर है जो नया मिला है मुझे इस पोजीशन के लिए. ये V की डायरेक्शन, अंगुलियां V की डायरेक्शन में, और अंगुलियां कर्ल कहाँ करेगी? ब्लैकबोर्ड के व्हाइट बोर्ड के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर. तो अंगूठा किसको दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को. V क्रॉस B, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को. तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, फोर्स वेक्टर इधर है, तो ये फिर से सर्कल बना लेगा. और ऐसे चलते 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 क्या बनेगा? सर्कुलर मोशन. ये पूरा सर्कल में
मूव करेगा बेटा। कौन मूव करेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल होता है उसका मोशन होता है सर सर्कुलर मोशन। और ये एग्जांपल है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा सर? जब B का और V का एक दूसरे के साथ एंगल 90 हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी अंदर की तरफ व्हाइट बोर्ड के, और वेलोसिटी वेक्टर था इस तरह से लेफ्ट टू राइट, तो वो आगे ना जा करके उस पे फोर्स लगा सेंटर की तरफ। अब एक बहुत काम की चीज सुनो, सर्कुलर मोशन आ गया सर, कब आएगा? जब वेलोसिटी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा? मैग्नेटिक फील्ड के। कौन सा वेलोसिटी वेक्टर? चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है सर, समझ में आ गया? फोर्स लग रहा है यहाँ। ये जो सर्कल बना है, ये सर्कल, इसका एक सेंटर भी होगा बेटा, मान लो यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है। ये सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं ये क्या सेंटर से पास होंगे? जी हाँ, जो भी फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स जो भी लग रहा है उस पार्टिकल पे, वो फोर्स कहाँ से पास होगा? सेंटर से। सेंटर से पास होगा बेटा। इसका मतलब वो सेंटर से गुजरेगा। इसका मतलब ये जो लाइन आई, ये लाइन जो है ये इसकी रेडियस को डिफाइन करेगी। सर्कल की कुछ रेडियस भी होगी, सर्कल बन रहा है तो उसकी रेडियस होगी। यहां से वापस यहां तक आने में कुछ टाइम पीरियड भी होगा, तो इसका कुछ ओमेगा भी होगा, कुछ इसकी वेलोसिटी भी होगी, कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो हम वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, मुझे समझ में आ गया। एक बात सुनो, ये जो पार्टिकल था ये यहाँ पे था मान लो, या यहाँ पे था, या यहाँ पे था, जहां भी था मान लो घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया। एट दिस लोकेशन द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स, magnetic force, which is magnetic force, and the value is equal to F is equal to Q V cross B, and the direction of force is towards the center, and this force will 100% pass through the center of the circle. So this is the force which is, we can say that magnetic force, and the value is F is equal to Q V cross B. Okay, and this force is balanced by another force, and the name of that force is centrifugal force, which is always applicable for circular motion. So here is another force, and the name of the force is F centrifugal force, and the value of centrifugal force is equal to mv square upon r. The particle will remain in circle. The particle will remain in a circle. It means that the force which is inwards is equally balanced by the force which acts on the particle to outwards. This inwards force is 100% equal to centrifugal force, because if both the forces are balanced, then it will remain in a circle. So on balancing forces, we can say that mv square upon r is equal to q v b. 1b is cancelled by 1b, and we can say that r is equal to mv upon qb. This is the formula of radius. So we can say that first number, radius of the circle is r equal to mv upon qb. M mass of the particle, v velocity of the particle, q charge of the particle, b magnetic field on the area. We can say that we can got r. Now time period. Time period is equal to first radius, second time period. Time period is equal to circumference 2 pi r upon velocity v. 2 pi r upon v. We have the value of r, mv upon qb. So we can say that t is equal to 2 pi upon v cross r is a value mv upon
QB, mv upon QB. 1b is cancelled out from 1b, and the value of time period is equal to 2 pi m upon QB. 2 pi m upon QB. This is the value of time period in which one circle will completed. The time period in which one circle is completed. So the second thing is time period, and value of time period t is equal to 2 pi m upon QB. Now the third thing is omega. Third portion is we find the value of r and also time period t. Now terms of omega is equal to 2 pi by t. We can easily know that omega is equal to 2 pi by t, and the value of t is 2 pi m by QB. 2 pi m upon QB. So we can take QB to upwards. 2 pi cancels 2 pi, and omega is equal to QB by m. Omega is equal to QB by m. We can say that omega is QB by m. The fourth thing is about this circular motion. What is the velocity? So velocity of charge particle. And we can say that if r is equal to mv upon qb, then we can say that velocity is equal to qbr by m. So we can say that velocity is equal to qbr upon m. Velocity is equal to qbr upon m. The fifth thing is frequency. Last one is frequency. We can say that frequency is equal to 1 upon time period. So f is equal to frequency, and that one is 1 upon time period, and we have the value of time 2 pi m upon qb, and we can change qb from down to up, and frequency is qb upon 2 pi m. So fifth thing is frequency, and which is equal to qb upon 2 pi m. So we can write down radius, time period, omega, velocity and frequency. These are the 5 things which is related to circular motion of a charged particle which has velocity vector is perpendicular to the direction of magnetic field lines. Magnetic field lines के जब वेलोसिटी वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है. ये बेस्ट एग्जांपल है किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो वो कैसा बनेगा? सर्कल बनेगा. सर्कल बनेगा तो उसकी रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. हमने पांचों फाइंड आउट की. इसमें वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर दैट इन द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड t is equal to 2 pi m upon qb. One thing is very clear that in the formula of time period t is equal to 2 pi m upon qb, the time period is not depend on the velocity. This is the best thing in the time period formula. The time period, listen carefully, the time period of the motion of the charged particle is totally independent on the velocity. किसकी velocity? Velocity of the charged particle. इसकी velocity कितनी है सर? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका time period कितना होगा, because time period के फॉर्मूले में v नहीं है सर. टाइम पीरियड v पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. यही इसकी खूबसूरती है. ये काम कहाँ लेंगे? ये काम लेंगे सर साइक्लोट्रॉन में. जब हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे बेटा, तो साइक्लोट्रॉन में ऐसी डी बनेगी और यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा और फिर वो ऐसे घूमता 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 बाहर निकल जाएगा और बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ, बहुत हाई एनर्जी के साथ वो क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा. अब ये जो सर्कल्स बनेंगे, जो इसका टाइम पीरियड होगा, जो भी इसका टाइम पीरियड होगा वो उसकी वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी भाई साहब. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी हमें लगता है टाइम पीरियड भी कम होना चाहिए था, पर टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. अभी सिर्फ इसको याद रखो और इसको काम में लेंगे कहाँ? साइक्लोट्रॉन में, जहां हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालेंगे और हमें पता चलेगा कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. इससे पहले इसका थर्ड केस पढ़ेंगे. हमने पढ़ा फर्स्ट केस
जिसमें वेलोसिटी वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो द नेट रिजल्ट इज F is equal to 0 and there is no force on the charged particle and charged particle will remain its own path, have uniform straight line motion and the straight line motion will not change. So this is the first example. Second example में हमने क्या पढ़ा, when the charged particle, direction of motion of the charged particle and magnetic field lines are both are perpendicular to each other, then the result is uniform circular motion of the charged particle with the no change in the speed, only change in the direction. इस फोर्स की वजह से जो F Q V क्रॉस B आया है ना बेटा, इसकी वजह से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसका वर्क जीरो होता है। मैं समझाऊंगा इस चीज को, अभी आपको समझ में, अभी आप सिर्फ सुन लो। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, F डॉट D जीरो होता है, मतलब F परपेंडिकुलर होता है D के, F परपेंडिकुलर होता है V के। इसका मतलब जो एनर्जी होती है, चेंज इन एनर्जी वो जीरो होती है। चेंज इन एनर्जी जीरो मतलब हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर दोनों बराबर हैं तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब चेंज इन स्पीड क्या है, जीरो है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये v जहां भी जाएगा इसकी स्पीड पे कभी चेंज नहीं होगा सर। चेंज किस में आएगा, सिर्फ डायरेक्शन में, सिर्फ डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ जो फोर्स है, मैंने आपको बताया था फोर्स दो तरह के काम करता है। एक फोर्स क्या काम करता है, मैग्नीट्यूड में चेंज लाता है सर। एक फोर्स क्या काम, फोर्स का दूसरा काम क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज करना, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज करना या डायरेक्शन में चेंज करना, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज करना। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जब तक पढ़ेंगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज करेगा, स्पीड में चेंज नहीं करेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन आता है बेटा वो जीरो होता है। चेंज इन एनर्जी जीरो होता है, मतलब इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होती है, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड के बराबर होती है। जब स्पीड में चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ भी स्पीड में चेंज नहीं होगा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, स्पीड के साथ छेड़छाड़ वो नहीं कर सकता। तो सर स्पीड के साथ छेड़छाड़ कौन करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। स्पीड में चेंज लेके आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लेके आता है डायरेक्शन में चेंज। ये हो गया दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल, जो अगर वेलोसिटी वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा हो, न तो पैरेलल है न परपेंडिकुलर है, वो थीटा पे होगा, और रिजल्ट क्या आएगा, बहुत ही प्यारा हेलिकल मोशन। कब आएगा, when वेक्टर b एंड वेक्टर v के बीच में जो एंगल हो वो थीटा हो, तो वो कैसा मोशन करेगा, हेलिकल मोशन। वो सर्कुलर मोशन भी करेगा और वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी करेगा। अगर सिर्फ सर्कुलर मोशन करता है तो ऐसे होता है, और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो ऐसे होता है एक्स एक्सिस में। और अगर दोनों कर रहा हो तो सर्कल भी करेगा और स्ट्रेट लाइन भी करेगा, सर्कल भी करेगा और स्ट्रेट लाइन भी करेगा, मतलब अपनी जगह घूमेगा भी और आगे भी बढ़ता जाएगा। तब एक नई चीज आएगी, पिच, और वो निकालेंगे वेलोसिटी वेक्टर जो पैरेलल है इनटू टाइम पीरियड। अभी वो करते हैं, पहले इसको हटाओ और वो पढ़ते हैं।